पिछले व्याख्यान में हम 1919 के अधिनियम की विशेषताएं पढ़ रहे थे। आज हम 1919 के अधिनियम की ही कुछ और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसे इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण की नीति अपनाई गई। पहले ब्रिटिश शासन केंद्रीकृत शासन था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा शासन को विकेंद्रित करने का प्रयास किया गया है। जैसे प्रांतों को अधिकार दिए गए, विकेंद्रीकरण से तात्पर्य प्रांतों को और अधिकार दिए गए। प्रांतों को पहली बार ऋण लेने का और कर लगाने का अधिकार दिया गया है। और जो द्वैध शासन की प्रणाली अपनाई गई, द्वैध शासन प्रणाली का उद्देश्य ही था कि केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीयकरण की नीति अपनाई जाए। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीयकरण की नीति अपनाई गई। फिर इसी अधिनियम में शक्ति विभाजन की व्यवस्था की गई। शक्ति विभाजन से तात्पर्य केंद्र के और प्रांतों के विषय निर्धारित किए गए कि कौन से विषय केंद्र से संबंधित है, उन पर कानून निर्माण संबंधी कार्य केंद्र करेगा, और कौन से विषय जो प्रांतीय महत्व के हैं और जिनके संबंध में कानून निर्माण और प्रशासन संबंधी जिम्मेदारी प्रांतों की रहेगी। तो केंद्र के विषय रखे गए विदेश, सेना, मुद्रा, डाकघर, टंकन, दीवानी, फौजदारी कानून आदि। और प्रांतीय महत्व के जो विषय थे जो प्रांतों को दिए गए इस अधिनियम के द्वारा, वे थे स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सिंचाई, जंगल आदि। तो इस तरीके से, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में देखा है विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई, तो इसी विकेंद्रीकरण की नीति का एक और परिणाम हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा शक्ति विभाजन की व्यवस्था भी की गई। प्रांतों के और केंद्र के विषय हैं उनका बंटवारा कर दिया गया। फिर है निर्वाचन और मताधिकार। इस अधिनियम के द्वारा, क्योंकि 1909 के अधिनियम के द्वारा ही चुनाव और मताधिकार की व्यवस्था की गई थी, तो अब और बढ़ाया गया मताधिकार, और अब भारत में लगभग 10% लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में और वृद्धि कर दी गई। जैसे 1909 के अधिनियम के द्वारा केवल मुस्लिम्स को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र केवल उनके लिए निर्धारित किए गए थे, लेकिन इस बार इनको और बढ़ा दिया गया। जैसे पंजाब में सिखों को के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए। इसी तरीके से कुछ प्रांतों में यूरोपियंस के लिए स्थान निर्धारित किए गए, एंग्लो इंडियंस और भारतीय ईसाइयों के लिए भी स्थानों का आरक्षण किया गया। तो इस तरह जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपन पिछले बार में हमने देखा था 1909 के अधिनियम में भी कि इसकी भी आलोचना की गई थी, तो ये और वृद्धि कर दी गई थी इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। फिर है नरेश मंडल की स्थापना। देशी रियासतों के महत्व को देखते हुए, क्योंकि देशी रियासतें भी बहुत ज़्यादा थी भारत में, तो देशी रियासतों के महत्व को देखते हुए एक नरेश मंडल की स्थापना भी की गई। इस नरेश मंडल में 121 रियासतों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया, जिसमें 109 सदस्य महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। वाइसराय इसका अध्यक्ष होता था, और ये नरेश मंडल एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करता था। फिर इसके संक्रमणकालीन उपाय, कोई अंतिम उपाय नहीं था। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के पश्चात एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, जो इस अधिनियम के द्वारा कितनी सफलता भारतीयों को प्राप्त हुई है इस अधिनियम के द्वारा, उसका वो निर्णय करेगा। और उसका निर्णय करने के पश्चात भारत में आगे की व्यवस्था की ओर देखा जाएगा। आगे कैसी व्यवस्था भारत में अपनाई जाए, किस तरीके से भारतीयों को उत्तरदायी शासन दिया जाए, इसके बारे में वो शाही आयोग जो नियुक्त किया जाएगा वो अपनी एक रिपोर्ट देगा। तो ये इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी 1919 के भारत शासन अधिनियम की। लेकिन अब हम पढ़ते हैं द्वैध शासन, क्योंकि इस भारत शासन अधिनियम में मुख्य हमने
इसकी शुरुआती विशेषताओं देखा तो आंशिक उत्तरदायी शासन था। आंशिक उत्तरदायी शासन का मतलब पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन भारतीयों को नहीं दिया गया, आंशिक उत्तरदायी शासन दिया गया। तो आंशिक उत्तरदायी शासन का मतलब कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में इसमें बांटा गया था, इसलिए इसको कहा गया द्वैध शासन, दोहरा शासन। तो प्रांतीय विषयों को कैसे बांटा गया? दो विषय रखे गए, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों का शासन जैसे रक्षित विषय थे न्याय, पुलिस, जेल, कृषि ऋण, सिंचाई, कृषि ऋण, सिंचाई, जंगल आदि, इन पर प्रशासन चलाने का दायित्व दिया गया था गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद को, जो गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी होती थी। दूसरी तरफ हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को दिए गए, जो प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। ये प्रांतों को दिया गया है, द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो हस्तांतरित विषय से जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, विश्वविद्यालयों को कुछ संस्थाओं को छोड़कर कृषि, सहकारी समिति, औद्योगिक विकास आदि, ये विषय लोकप्रिय मंत्रियों को दे दिए गए थे, जो प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो रक्षित विषय गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद के अधीन थे, तो वो कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे, लेकिन हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन थे और लोकप्रिय मंत्री प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन देखिए, इस अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया 8 प्रांतों में 1921 में अधिनियम लागू कर दिया गया और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1932 में यह अधिनियम लागू किया गया। लेकिन यह अधिनियम सफल नहीं हो सका भारत में। तो यह अधिनियम सफल क्यों नहीं हुआ? इसकी असफलता के क्या कारण है? तो इसकी असफलता के कारण है इसकी योजना में अंतर्निहित दोष। एक तो अंतर्निहित दोष थे, एक कुछ बाहरी परिस्थितियां थी। तो आज हम चर्चा करेंगे अंतर्निहित दोष कौन कौन से थे इस योजना में। जैसे इस योजना में सिद्धांत दोषपूर्ण थी ये योजना। तो सिद्धांत ये दोषपूर्ण कैसी थी योजना? सिद्धांत इसलिए दोषपूर्ण मानी गई योजना कि इसमें अलग अलग तरह की सत्ताएं एक साथ चल रही थी। एक तरफ मंत्री कुछ काम कर रहे थे, तो कुछ काम जो है कार्यकारिणी परिषद के सदस्य कर रहे थे। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि पंजाब में सिख गुरुद्वारा आंदोलन की स्थिति का सामना शांति एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सदस्य द्वारा ठीक तरीके से तभी हो सकता है जब धार्मिक कोष से संबंधित मंत्री के द्वारा उचित व्यवस्थापन किया जाएगा। यानी दो अलग अलग सत्ताएं एक साथ काम कर रही, इसलिए ये योजना सैद्धांतिक तौर पर उचित नहीं थी, दोषपूर्ण थी, क्योंकि एक ही स्थान पर शासन को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। दूसरा, विषयों का अतार्किक अव्यवहारिक विभाजन। विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन एक उदाहरण से देख सकते हैं। जैसा कि मंत्री ने कहा था, मद्रास के मंत्री केवी रेड्डी ने कहा था कि मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था, कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि विकास संबंधी ऋण कानून से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ये सारे जो विषय थे वो रक्षित विषय थे। इस तरह से अतार्किक विभाजन था, अव्यवहारिक विभाजन था। इस कारण से भी ये अधिनियम सफल नहीं हो सका। तीसरा है गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियां। गवर्नरों को विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष शक्तियां दी गई थी कि वो ये समझे कि मंत्रियों के द्वारा किए गए कार्यों के कोई विनाशकारी परिणाम होंगे तो वो उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता था। ये शक्तियां उनको विशेष परिस्थितियों के लिए दी गई थी, लेकिन इन विशेष परिस्थितियों का नाम लेकर गवर्नर रोजाना के कामकाज में ही हस्तक्षेप उन्होंने शुरू कर दिया, इसलिए ये अधिनियम असफल हुआ। अगला है हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त व्यवस्था नहीं है। हस्तांतरित क्षेत्र जैसे रक्षित विषयों और हस्तांतरित विषय अलग अलग कर दिए गए, लेकिन हस्तांतरित के लिए अलग से वित्त व्यवस्था नहीं की गई। वित्त जो था वो एक रक्षित विषय था, तो मंत्रियों को हमेशा जो कार्यकारिणी परिषद का सदस्य था उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। फिर मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। जो भारतीय नागरिक सेवा के जो अधिकारी होते थे, तो स्थायी प्रमुख होते थे विभागों के, ये मंत्रियों के अधीन नहीं थे।
ये गवर्नर के अधीन होते थे। इनकी सुरक्षा करने का, इनके हितों की रक्षा करने का दायित्व गवर्नर का होता था। और ये सदस्य मंत्रियों की अवहेलना कर कर अपने उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बात मनवा लेते थे। तो इस तरह से देखेंगे कि जो मंत्री थे, उन मंत्रियों का, उन सेवाओं के, उन बड़े अधिकारी जो स्थायी प्रमुख होते थे उन विभागों के, उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। फिर है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव, क्योंकि जो सदस्य थे वो भिन्न हितों के प्रतिनिधि थे, इसलिए कई बार उनमें झगड़ा भी हो जाता था। जैसे कलकत्ता म्यूनिसिपल विधेयक के संबंध में नवाब साहब और सुरेंद्र नाथ बनर्जी परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए दोनों के द्वारा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि भारतीय जो सदस्य थे वो भारतीय सदस्य भी एकजुट नहीं रह पाते थे, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था। और अगला है विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन, क्योंकि दलीय व्यवस्था नहीं थी। वो दलीय व्यवस्था न होने के कारण से उनमें यूनिटी नहीं थी भारतीय सदस्यों में, वो विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होते थे। तो इसी दोषपूर्ण रचना के कारण से भी ये अधिनियम असफल रहा। शेष इसी द्वैध शासन की असफलता के जो अन्य कारण हैं, जो अन्य बाहरी परिस्थितियां थी, उनके पर हम अगले टर्न पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।